t sin t minus t square cos t होल डिवाइडेड बाय सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करोगे तो पहले में एक बार t कैंसिल, क्या बचेगा sin t by t माइनस t स्क्वायर कैंसिल और लिमिट अप्लाई करूंगा तो sin t by t का आंसर 1 और यहाँ तो डायरेक्टली t को 0 रखोगे तो 0 की वैल्यू भी 1 माइनस 1 0, यहाँ पर लिमिट का आंसर 0 और 0 क्या मिला आपको, इस फंक्शन का आंसर कभी भी नहीं होगा, 0 को अप्रोच करेगा बट 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट का फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका सेकंड एप्लीकेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये जिस मैथमेटिशियन ने सिखाया है या बताया है कि भाई डिटरमिनेंट आप लोग कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उस मैथमेटिशियन का नाम था क्रेमर, इसलिए उसको क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं। कभी अगर क्रेमर्स रूल नाम का वर्ड आता है आपके सामने तो क्रेमर्स मतलब वही जिसने डिटरमिनेंट से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सिखाया। उसने ही बोला क्रेमर्स ने कि अगर आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 तो इक्वेशन है, तो और इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से अगर सोल्व करना तो कैसे करोगे, नॉर्मली आप सोल्व कर ही सकते हैं, है ना, इसको सोल्व करोगे तो x और y का सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, क्या होगा x और y का सॉल्यूशन, ऐड कर लूंगा y y का 2x plus x 3x 3x इक्वल टू माइनस इक्वल टू 2 माइनस इस तरफ ले लूंगा x इक्वल टू 2 by 3 x को 2 by 3 रखूंगा तो y इक्वल टू 4 by 3 plus 1 7 by 3, ये होगा ना, राइट, x और y की वैल्यू ऐसे भी आ गई। अब इसको डिटरमिनेंट से सोल्व करना तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग एक काम कर लिया करो, सबसे पहले एक डिटरमिनेंट निकालो उनके कोएफिशिएंट का, किसके कोएफिशिएंट का, x और y के कोएफिशिएंट का, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, y का -1, x का कोएफिशिएंट 1, y का 1। फिर आप लोग निकालो d ऑफ x का डिटरमिनेंट। d ऑफ x का डिटरमिनेंट का मतलब है कि मैं x के कोएफिशिएंट की जगह पर उस कांस्टेंट को रिप्लेस करूंगा। पहले कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना लिया, अब कांस्टेंट को तो यूज करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि d ऑफ x एक डिटरमिनेंट और फाइंड करो जिसमें आपको क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को हटा देना है, उसकी जगह पर आपको कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। अगर 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर -3 उस तरफ जाएगा तो 3, और इसको कुछ नहीं करना, y का कोएफिशिएंट जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर आप लोग निकालोगे d ऑफ y, तो d ऑफ y में क्या करोगे, x के कोएफिशिएंट को कुछ नहीं करोगे और y का कोएफिशिएंट को हटा के उसकी जगह पर कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे। d नॉर्मल कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, dx में x के कोएफिशिएंट हटेंगे उसकी जगह पर कांस्टेंट रिप्लेस होंगे, d ऑफ y में y के कोएफिशिएंट हटाएंगे और उसकी जगह पर कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 by 2 सोल्व करना आता ही है, प्राइमरी डायगोनल माइनस साइन, सेकेंडरी डायगोनल 3 -1 प्लस 2 ऐसा होगा, यहाँ पर 6 प्लस 1 7, तो बोला वैल्यू निकाल लेना। फिर उसने बोला कि जो x की वैल्यू होगी ना वो आप लोगों को 100% dx by d के बराबर होगा, और y जो होगा वो आपका dy by d के बराबर होगा। देख लेते हैं, x dx by d के बराबर होगा, dx कितना है 2, d कितना था 3, dy था 7 और d था 3, तो आप बोलोगे तो ये डायरेक्ट जो है इतना बड़ा क्यों करें, है ना, इतना बड़ा ऑब्वियसली नहीं करेंगे इतना बड़ा, क्योंकि अगर 2 इक्वेशन दे रखा हो तो ये मेथड इतना कुछ यूजफुल नहीं है। ये मेथड मोस्टली कहाँ पर यूजफुल है, और ये आपको जैसे सब्जेक्ट में तो है नहीं, क्योंकि क्रेमर्स रूल आप लोगों को सिलेबस में मतलब एनसीईआरटी में पहले क्रेमर्स रूल से हटा करके मार्टिन रूल कर दिया। मार्टिन मतलब जो मेट्राइसिस से सोल्व होता है, पर क्रेमर्स रूल आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं वाले ना कि इक्वेशन को सोल्व करके तो बाय यूजिंग द क्रेमर्स रूल, को क्या पता आपने कैसे सोल्व किया, है ना।
पर एक बार फिर भी ये 2/2 है, अगर 3/3 होता तो कैसे करते हैं, मतलब 3 वेरिएबल होता तो सपोज ये आप लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है, ये आप लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, और मुझे बोला था एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना, तो इसमें कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। सबसे पहले डी, एक डी होगा, फिर डी तो डी में क्या क्या लिखूंगा, 1 -1 -1 2 -1 3 1 2 -1। डी ऑफ एक्स जब निकालोगे तो इक्वेशन हटे, इसको रिप्लेस करूंगा उसकी जगह पर 1/2 बाकी इसको सोल्व कर लेंगे। डी ऑफ वाई में वाई के कोएफिशिएंट हटेगा, रिप्लेस कौन होगा, 1 2 5 -1 3 -1 करेगा। डी ऑफ जेड में जेड के कोएफिशिएंट हटेंगे, है ना, इसको हटाएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे 1 2 5। डी मिल जाएगा, dx मिल जाएगा, dy मिल जाएगा, dz मिल जाएगा, सबकी वैल्यू मिल जाएगी। और क्रेमर रूल के हिसाब से x कौन है, dx/d, तो y कौन होगा, z कौन होगा, डायरेक्टली आप लोगों को x y z की वैल्यू मिल जाएगी। चेक कर लो कि भाई सही है कि नहीं, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लूंगा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं करोगे तो मिस्टेक मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को 2/2 या 3/3 की इक्वेशन दिए जा सकते हैं और बोला जा सकता है कि भाई क्रेमर रूल से सोल्व करो, पर चांसेस कम है। सब्जेक्टिव होता तो फिर भी देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि उनको क्या पता आप कैसे कर रहे हो। इसलिए वहां पर पूछेंगे आपको, इसका काम क्रेमर रूल का एप्लीकेशन अगर उनको पूछना होगा या क्रेमर के क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो आपसे डिस्कस करेंगे या आपसे पूछेंगे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में। अब ये कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होता है भाई, कोई अच्छा लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे होते हैं, वो 2D में होगा या 3D में होगा तो दोनों ही स्टेट में, है ना। इसको बोलते हैं लाइन इन स्पेस, क्योंकि 3 डायमेंशन में होता है, इसलिए 3D तो आपका स्पेस ही होता है। इस रूम में अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन है, तो ये 3D में होगा 2D में, बस इतना फर्क है। पर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी 2D हो 3D हो 4D हो कोई भी हो, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। कंसिस्टेंसी मींस व्हाट, कि हमारे पास कोई भी दो लाइन को लेके फिर वो 2D में होगा या 3D में होगा, 3 पॉसिबिलिटी बच सकती है। पहली, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर नहीं पाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल देन दे डोंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, जीरो सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन है, इसमें कितने हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, एक लाइन के ऊपर पूरा दूसरा लाइन हो सकता है, दोनों लाइन अलग अलग दिखने में हो सकती है पर है सेम ही लाइन। ये आप लोग टेंथ में पढ़ लेते थे, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, तब नाम ये नहीं दिया था, बट आप लोगों को याद होगा तो टेंथ में आप लोगों को सिखाया जाता है कि a1x plus b1y equal to c1 एंड a2x plus b2y equal to c2 का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जीरो सॉल्यूशन कब होगा। और इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, मतलब फर्स्ट लाइन के सारे पॉइंट सेकंड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन अगर आप लोगों को याद होगी तो राइट, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to, भले अलग अलग दिखने में लगता हो, x plus 2y equal to 3 की लाइन और 2x plus 4y equal to 6 की लाइन, भले दोनों लाइन अलग अलग है बट दोनों के सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं मुझे यही तो मिलेगा। इसका रेशियो लूंगा तो क्वेश्चन का 1/2, ये भी 1/2, 2/4 है तो, और ये भी 1/2, इसके सॉल्यूशन कितने देंगे, इनफाइनाइट। इफ a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, ठीक है, हमें पता है कि पैरेलल लाइन में सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का, है ना, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और a1 by a2 is not equal to, दोनों लाइन ही एकदम अलग अलग है, ना पैरेलल है ना कोइंसिडेंट हो रहा है, तो फिर हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन।
करते थे ना ऐसा। अब जिनके सॉल्यूशन होंगे फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। जिनके सॉल्यूशंस होंगे फिर वो जीरो सॉल्यूशन सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या यूनिक, क्योंकि पॉसिबिलिटी दो ही बनने वाली है। दो लाइन या तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट देंगे या तो फिर डायरेक्टली इनफाइनाइट देंगे। ऐसा नहीं होता कि 5-10 इंटरसेक्टिंग पॉइंट देते है ना, या तो एक या तो डायरेक्टली इनफाइनाइट। दोनों केस में बोलेंगे उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन। जब सॉल्यूशन नहीं होगा, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट इक्वेशन, फिर वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो फर्क नहीं पड़ता। जिसमें सॉल्यूशन नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में दिए गए क्वेश्चन इक्वेशन में हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे ये मुझे कुछ करने की थोड़ी जरूरत है, मुझे पता है कंसिस्टेंट इक्वेशन है। क्यों कंसिस्टेंट इक्वेशन है? क्योंकि उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, राइट। अगर ऐसे थे जैसे x - 2y = 5 and 3x + 4y = 7, इसके कितने सॉल्यूशन? ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है। किससे सॉल्यूशन है? यूनिक, क्योंकि a1/2 is not equal to b1/2, राइट। और उसकी जगह पर अगर ऐसे दे दिया होता है यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 5 है, तो क्योंकि दोनों लेके पैरेलल है, सही है। तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, उसको सॉल्यूशन ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट में देख के पता चल जाता है। इसमें मुझे क्या काम है डिटरमिनेंट का। CD के इक्वेशन में कैसे देख के पता चलेगा? दिया हुआ है आपको चेक करना है कंसिस्टेंसी की। क्योंकि CD के तो आप किस स्टेज पे कैसे लाइन ड्रॉ करोगे, कैसे विजुअलाइज करोगे कि वो इंटरसेक्ट होता होगा कि नहीं होता होगा, है ना। तो पर कंसेप्ट वही है भाई। 3 डायमेंशनल में भी होगा लाइन, तो इनके भी 3 ही पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, या तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, राइट, या तो कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब वो पैरेलल होंगे, या तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे जब उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। पर वो चेक कैसे करें? देख के तो नहीं पता चलेगा। तो फिर वहां पर अब क्रेमर्स रूल को यूज करते हैं। क्रेमर्स ने XYZ फाइंड करने के मेथड सिखाए अपने को। तो X ढूंढना होगा या Y ढूंढना होगा या Z ढूंढना होगा। हम सबसे पहले तो क्या ढूंढेंगे? D। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या ढूंढा जाएगा? D। जब D को ढूंढेंगे तो D को लेके हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन कौन सी? D मतलब क्या? डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए अपने 2 ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबिलिटी बनेगी? या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा, है ना। D को लेके हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, D = 0 और D not equal to 0। तो एक चार्ट बना के मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग ध्यान में रखोगे। मैंने D निकाल लिया, जो कौन था? कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट। अब वो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट की जब वैल्यू पता करूंगा तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी D is not equal to 0 और D इक्वल टू 0। मुझे सिर्फ ये चेक करना, मुझे सॉल्यूशन नहीं चेक करना, मुझे बस ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मुझे बस ये बताना है कि इनके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। होंगे तो क्या होंगे वो सब नहीं पता करना मुझे बस कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बतानी है। तो अगर आप सोचो कि D नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके हिसाब से क्या मतलब निकला इसका? XYZ क्या है आपका? dx/d, y क्या है? dy/d और z क्या है? तो अगर आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है तो उसका क्या मतलब निकला? XYZ की कोई तो वैल्यू होगी। न्यूमरेटर तो कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूँ dx 0 हो गया तो पर d 7 है और dx आया 0, dy आया 5 और dz आया 3। dx dy dz की कोई वैल्यू तो होगी ना। तो 0/7 0, dy आया था 5 तो 5/7 और dz आएगा 3 तो 3/7। तो कितने सॉल्यूशन है? एक ही तो आया। तो अगर d 0 नहीं है तो dx dy dz की एक वैल्यू तो होगी। तो इसका मतलब कि इस केस में तो मुझे कुछ करने की, मुझे पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन। अगर d 0 नहीं आ रहा है तो उस इक्वेशन के, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन ही होने वाला है।
और यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब कंसिस्टेंट है। तो अगर मैंने किसी इक्वेशन तो अगर मुझे चेक करना हो कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा तो मैं उसका सबसे पहले डी निकाल लूंगा। अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो बोल दूंगा कि भाई ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी जब डी 0 आएगा, डिनोमिनेटर 0 आ गया। अब जब डिनोमिनेटर 0 आएगा तो हम यही बोलते हैं कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो अनडिफाइंड हो जाता है। सही है कि डी 0 आया तो प्रॉब्लम है, पर डी 0 आया तो प्रॉब्लम तो है, बट ऐसा नहीं कि वो हमेशा आप लोगों का अनडिफाइंड होता है। क्योंकि अब आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, भले थोड़ा सा ही पढ़ा था, बट आप लोगों ने एक टर्म सुना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लिमिट। मैथमेटिक्स में 7/0 का कोई फॉर्म नहीं होता, मतलब k/0 का कोई फॉर्म नहीं होता है, बट 0/0 का फॉर्म होता है। इसीलिए अगर d 0 हुआ, मतलब आपका डिनोमिनेटर अगर 0 आया तो फिर मैं चेक करूंगा मेरा न्यूमरेटर की वैल्यू, और अगर d 0 आने पर अगर मैंने dx पता किया और पता चला कि dx 0 नहीं आया तो मैं बोल दूंगा ऊपर 0 नहीं आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो अनडिफाइंड हो गया, इसका कोई सोल्यूशन है ना। ऊपर सपोज dx की वैल्यू 7 आई, नीचे 0 आया, तो मेथड के लिए पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर मैं बोल दूंगा इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। पर अगर d 0 आया साथ में dx भी 0 आया तो फिर हम चेक करेंगे dy की वैल्यू। अगर dx 0 आया तो हम क्या फाइंड करेंगे, dy। फिर मुझे पता चला कि dy नॉट इक्वल टू 0 आया, dy की वैल्यू सपोज 7 आई, तो y इक्वल टू dy बाई डी तो 0 था, तो भी मैं बोल दूंगा पॉसिबल नहीं है, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकते। बट अगर dy भी 0 आया तो क्या चेक करूंगा, और सपोज dz 0 नहीं आया तो भी सॉल्यूशन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर d 0 आया और उसके बाद अगर मैं dx और dy और dz में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। d 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन है, फिर ऊपर तक एक ही मत करो, क्या फर्क पड़ता है, न्यूमरेटर में 0 आ भी गया तो प्रॉब्लम तो डिनोमिनेटर की है। डिनोमिनेटर में 0 आया तो फिर मैं न्यूमरेटर चेक करूंगा, और न्यूमरेटर में किसी भी एक की भी वैल्यू dx या dy या dz में से किसी एक की भी वैल्यू अगर 0 नहीं आई तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। राइट, अब एक पॉसिबिलिटी और क्या बच जाती है, तीनों 0 आ गए, मतलब 4 d तो 0 था, फिर dx भी 0 आ गया एंड dy भी 0 आ गया एंड dz भी 0 आ गया। तो कौन सा फॉर्म बना, 0/0 का फॉर्म बना। और जब 0/0 का फॉर्म बनेगा तो फिर उसके इसमें वापस दो पॉसिबिलिटी, या तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा या तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन बनेगा, या तो नो सॉल्यूशन मिलेगा मतलब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। पर पता कैसे चले कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसका मेथड पर यहाँ तक कब पहुंचेंगे अपने, जब d भी 0 आएगा, dx भी 0 आएगा, dy भी 0 आएगा और dz भी 0 आएगा। जब चारों के चारों 0 आए तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अब 0/0 का फॉर्म बना मतलब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म बना तो पॉसिबल है कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दे दे। राइट, तो पता कैसे चलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला इक्वेशन की कोई एक वैल्यू तो नहीं है, बहुत सारी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो ये बाजू में जो लिखा है ना उसी में से मान के चलते हैं अपने आपको समझाने के लिए। ये इक्वेशन था, d भी 0 आ रहा है, dx भी 0 आ रहा है, dy भी 0 आ रहा है, dz भी 0 आ रहा है, सब 0 आ रहा है। तो वो नहीं होगा, ये हमारे से बेदमसन है आपको समझाने के लिए कि सब कुछ 0 आ रहा है। तो अगर सब कुछ 0 आया तो यहाँ पहुंचा मैं, अब यहाँ पहुंचा तो ये कंडीशन बनेगी कि ये कंडीशन बनेगी, वो चेक कर लेते हैं। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक को आंसर नहीं है तो फिर इनफाइनाइट आंसर है, तो लेट z इक्वल टू k।
किसी भी एक वेरिएबल को मान लो कि भाई z का आंसर k है और k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपकी फिक्स वैल्यू तो होगी नहीं, वरना तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, सपोज z को एक k मान लेते हैं, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो अब आपके पास वेरिएबल बचे कितने, जब मैंने z को k ले लिया तो वहां पर कितने वेरिएबल थे, पहले कितने थे, 3। तो आपको कितने इक्वेशन चाहिए थे, 3, इसलिए 3 दिए थे। जब आपने z को k लिया तब कितने वेरिएबल है, तो कितने इक्वेशन थे, तो है कितने, जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी दो उठाऊंगा, मुझे चाहिए नहीं 3, मैं कोई भी दो उठाऊंगा, उसमें जो भी मुझे ठीक लगता हो, जो मुझे लगता है कि इसको सोल्व करना ज्यादा इजी है, वो दो उठा लूंगा। तो बस मैंने पहला उठा लिया और दूसरा उठा लिया। ये दो इक्वेशन की एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिलनी है, राइट। तो इसको सोल्व कर दो, वाई वाई कट हो जाएगा, ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 माइनस 2k, है ना। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2k बाई 3, ये x की वैल्यू किसी की इक्वेशन में पुट कर लिया जाए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, y क्या हो जाएगा 1 प्लस k माइनस ऑफ 3 माइनस 2k बाई 3, x को शिफ्ट कर लिया उस तरफ, एलसीएम ले लूंगा तो 3 प्लस 3k माइनस 3 प्लस 2k डिवाइड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 5k बाई 3। आपको क्या मिला कि भाई x की वैल्यू मिली मुझे 3 माइनस 2k बाई 3, y मिला मुझे 5k बाई 3, z मैंने लिया था k। ये आपके अभी के सॉल्यूशन है, और ये अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे, कैसे, k को अगर मैं 1 रखूंगा तो x और y की कुछ अलग वैल्यू है, k को चेंज करके 2 रखूंगा तो वैल्यू वापस बदल जाएगी, k को 3 रखूंगा तो वापस की वैल्यू बदल जाएगी, k बदलते जाऊंगा x और y की वैल्यू भी, और वो तीनों के तीनों वैल्यू इन दोनों को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो लाया हूं। पर आपको सॉल्यूशन इन दोनों का थोड़ी ना चाहिए, आपको सॉल्यूशन तो तीनों का चाहिए, और मैंने अभी तक थर्ड इक्वेशन को कहीं पर भी यूज नहीं किया। तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बोला जाएगा, ये जो x y z की वैल्यू मिली उसको थर्ड इक्वेशन जिसको मैंने अभी तक यूज किया ही नहीं, जिसको यूज नहीं किया था ये वाला, तो उसको पुट कर लूंगा, x की जगह पर 3 माइनस 2k बाई 3, y की जगह पर 5k बाई 3 और z की जगह पर k, और इसको सोल्व करके k वगैरह सब कट जाए और मेरा आंसर 5 आ जाए, इक्वल 5 है ना, जिसमें भी ये x y z की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर कितने सॉल्यूशन हो गए, क्योंकि ये थर्ड के भी सॉल्यूशन है, और k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, x और y भी बदलते जाएगा, और वो तीनों सॉल्यूशन और ये तीनों वैल्यू x y z को तीनों को सेटिस्फाई कर, पहले दो को तो करेगा, इसको वहीं से तो लाया, पर तीसरे को करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, वो पुट करके चेक करेगा, कर गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यही उसके सॉल्यूशन है। पर अगर थर्ड को सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, तीसरे को सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, राइट। और नो सॉल्यूशन बना मतलब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर तीनों को सेटिस्फाई कर गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मेरी पूरी कंसिस्टेंसी चार्ट से मिल जाता है। कहां से चालू करोगे, डी से, अगर डी 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि फिर न्यूमरेटर मैटर ही नहीं करता मुझे, राइट। अगर डी 0 आया तो उस केस में आप dx dy dz चेक करो, अगर कोई एक वैल्यू भी आपको मिल गई, बीच में ही मिल गई कि भाई नॉट इक्वल टू 0, तो वहीं से बोल देना कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है बट न्यूमरेटर 0 नहीं आ रहा है, ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं। तो जब dx dy dz तीनों के तीनों 0 है और d जब 0 था ही तो सब 0 आ रहा है, तो फिर आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी होगा। उसके लिए जो मैंने मेथड बताया, आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल को k लेना, जरूरी नहीं कि z को ही k लेना, आपको x को अच्छा लगता है उसको k लोगे तो भी ठीक है, राइट। पर किसी एक वेरिएबल को k लोगे तो वेरिएबल बचेंगे कितना, दो, तो मुझे 3 इक्वेशन नहीं चाहिए होंगे, 2 इक्वेशन है, तो 3 में से कोई 2 इक्वेशन उठाओ जो इजी है सोल्व करना, उसको सोल्व करके जो भी x y z की वैल्यू मिलेगी आपको k के टर्म में, उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करो जिसको आपने यूज नहीं किया है, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं करता है
क्लियर है इतना? अब इसमें तो एक तो हमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन उल्टा पूछ सकते हैं कि जैसे बाजू के इक्वेशन में x प्लस ये तीनों जो दे रखे हैं x प्लस वाई माइनस है, अब उसमें चेक नहीं करना है, अब उसमें आपको दिया हुआ है आपको दे देंगे यहाँ पर 2 की जगह पर कुछ my और बोलेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन is an infinite solution. This system of equation is an infinite solution. Just find the value of m. We can find the value of m. तो infinite solution पे पहुंचोगे तो डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। जब आप लोग का डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा, राइट? तो डिटरमिनेंट मतलब कौन? 1 minus 1 2 minus 1 3 1 m minus इसको मैं पहले से क्या लिखे चलूंगा? इसको पहले से क्या लिखे चलूंगा? 0, क्योंकि अगर मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो सबसे पहली कंडीशन तो d को 0 होना ही पड़ेगा, और d को 0 लूंगा तो इसको सोल्व करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी, राइट? और अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को अभी तक आंसर आ गया, m की वैल्यू मिली तो मतलब अब पॉसिबल है कि वो m की वैल्यू पे इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि d जब 0 आया तो चांसेस है कि भाई आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए फिर dx dy dz को भी क्या होना पड़ेगा? 0। अब m की वैल्यू 2 भी मिली, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर ये तो लीनियर इक्वेशन होगा तो m की एक ही वैल्यू मिलती होगी, पर सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और m की 2 वैल्यू मिली, 1 भी मिला and 3 भी मिला, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए फिर dx dy dz को भी क्या होना पड़ेगा? 0। फिर m की वैल्यू पे 1 रख दूंगा इक्वेशन में, फिर dx पता करूंगा, अगर dx भी 0 है dy भी 0 है dz भी 0 है तो अभी इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई और बढ़ गई कि भाई हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दे। m इक्वल टू 3 लेके चेक किया मैंने, तो dx तो 0 है बट dy 0 नहीं है, तो मैं बोल दूंगा m इक्वल टू 3 तक इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा। तो मिल कहां सकता है? m इक्वल टू 1 पे, क्योंकि उसके d को 0 आ ही रहा था बट साथ में dx भी 0 आ गया, dy भी 0 आ गया और dz भी 0 आ गया, करेक्ट? तो फिर मेरे पास मुझे m की वैल्यू ढूंढनी थी, m की वैल्यू मिल जाएगी। अब m की वैल्यू 1 है तो 1 को वापस रखाऊंगा इक्वेशन में, और फिर 99.99% फिर होता ही होगा सॉल्यूशन, फिर भी और एक बार चेक करना तो m की वैल्यू रखने के बाद कोई भी तो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो लास्ट प्रोसीजर मैंने बताया k वाली, और जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? अब इसके अंदर ये तीनों, ये जो कांस्टेंट था इसको हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? होमोजेनियस। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? क्या होता है होमोजेनियस इक्वेशन की कंडीशन? वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, जितने भी टर्म होंगे, इसमें कितने टर्म है हर इक्वेशन में? 4। 3 क्यों है? 1 2 3 4 टर्म है, चारों के अंदर वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर x का पावर कितना? अच्छा ये कहाँ पर आया इसके पहले? होमोजेनाइजेशन। हाँ मतलब कौन सा चैप्टर है? पेयर ऑफ लाइंस में। पेयर ऑफ लाइंस में सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं। कौन सा फॉर्म होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। उसको होमोजेनियस इक्वेशन इसलिए बोलते थे क्योंकि हर टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर सेम होता है। यहाँ पर भी देखो x का पावर कितना है? 1, y का पावर 1, z का पावर 1, लास्ट में 0 तो 0 into x का पावर 1 लिख सकता हूँ, 0 के साथ तो जो लिखना है लिख सकता हूँ।
अगर यहाँ पर 1 होता तो ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि 1 के साथ आप x का पावर 1 नहीं लिख सकते। 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, बट 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो हट थोड़ी ना जाएगा। इसलिए ये एक चीज तो पक्की है कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो कांस्टेंट तो नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट होगा तो उसको होमोजीनियस बनने ही नहीं देगा। वेरिएबल का पावर चेक करना, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर पावर 1 ही तो है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, वो 5 का पावर 1 काम नहीं करेगा ना, वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। इसमें कि हर होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होता होगा। वाई ओरिजिन से पास होता होगा, ओरिजिन से क्यों पास होता होगा? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं होगा तो इक्वेशन कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा, राइट। तो अभी आप देखो तो हर इक्वेशन में हर टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर सेम, 4 टर्म है, चारों के अंदर वेरिएबल का पावर 1 ही। अब इस होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो कहां से चालू करेंगे? डी से जब चालू करोगे तो इस डी को लेके दो पॉसिबिलिटी वापस, डी इज नॉट इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 0। इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, डी 0 नहीं आ रहा, आपको क्या लगता है इसका डीएक्स क्या आता होगा? 0 क्यों? क्योंकि आप क्या डीएक्स में क्या करते हो? एक्स का कोएफिशिएंट को हटाते हो तो सीधा पर किसको रिप्लेस करते हो? तो तीनों 0 है, तो डिटरमिनेंट का आंसर ही क्या होगा? 0। तो ये तो कंफर्म है कि भाई इसका डीएक्स 0 आने वाला है। अगर होमोजेनियस इक्वेशन का डीवाई 0, क्योंकि 1 - 1 2 हटाऊंगा, 0 0 0 रिप्लेस करूंगा, तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। dz -1 3 -1 हटाऊंगा और 0 0 0 रिप्लेस करूंगा। और होमोजेनियस इक्वेशन में dx dy एंड dz तो 0 है, और d 0 नहीं था। तो हमें पता है कि जब d 0 नहीं होता है तो कैसा सॉल्यूशन दिखते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ये तो पक्की बात है कि अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट इस केस में सॉल्यूशन भी मुझे पता है, क्या होगा? क्योंकि dx 0 है, d कुछ आया होगा तो 0/5 0 0/5 0 0/5 0। तो फिर इस केस में x को भी 0 होना पड़ेगा, y को भी 0 होना पड़ेगा, z को भी 0 होना पड़ेगा। इफ d is not equal to 0 in the case of homogeneous equation। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहले तो d 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पर वो सॉल्यूशन क्या है वो भी फिक्स है। x भी 0, y भी 0 एंड z भी 0, करेक्ट, राइट। अच्छा, इसको जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसको ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब भी आप ट्राइवियल नाम का वर्ड सुनोगे तो ट्राइवियल की कंडीशन है d इज नॉट इक्वल, क्योंकि ट्राइवियल आएगा ही पिक्चर में जब होमोजेनियस की बात हो रही है, वरना ट्राइवियल कहीं पर भी यूज में नहीं आता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, d अगर इक्वल टू 0 है, तो जब d 0 आता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं? dx dy dz की वैल्यू चेक करते हैं। जब d इक्वल टू 0 तो फिर हम यहाँ जाते हैं और हम ये पता करते हैं कि dx dy और dz की वैल्यू कैसी आ रही है। जबकि इसमें तो फिक्स ही है ना, तीनों क्या होने वाले हैं? ये वाला तो कैसे नहीं बनेगा, क्या था कैसी है? d 0 है बट dx dy dz में तो कोई एक 0 नहीं है, इसमें तो वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि d 0 है तो dx dy dz तो इसका 0 है ही, dx भी 0 है, dy भी 0 है और dz भी 0 है। तो जब d 0 और ये तीनों भी 0 है तो फिर ये केस तो पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल है कि d 0 और ये तीनों भी 0। तो जब ये चारों 0 हो जाता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें नो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा उसका रीजन बताता हूं। अगर आप सोचोगे नो सॉल्यूशन कब होगा? हाँ, कभी जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे? जब वो पैरेलल हो, जब वो पैरेलल हो। यहाँ पर आपके तीनों इक्वेशन कैसे हैं? होमोजेनियस,
कौन सी इक्वेशन है? और हर होमोजेनियस इक्वेशन कहाँ से पास होता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास तीन लाइन है, तीनों ओरिजिन से पास भी हो रहा है और उसमें से कोई भी दो एक दूसरे के साथ पैरेलल भी है, एक ही पॉइंट से पास भी होना और पैरेलल भी होना है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा। इसमें कंफर्म है डी जीरो और ये चारों जीरो, ये तीनों भी जीरो, तो इसमें यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही बनेगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना तो भी क्या होगा? कंसिस्टेंट है, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन में इनकंसिस्टेंट जैसा केस ही नहीं बनता है। यहाँ पर भी तो कंसिस्टेंट ही बना था, जीरो यूनिक सॉल्यूशन है तो भी तो कंसिस्टेंट ही है। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, और उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। इसको बहुत सारे तरीके से बोल सकते हो। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हो, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोल सकते हो, मोर देन वन सॉल्यूशन बोल सकते हो। मोर देन वन सॉल्यूशन आपको बोला जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, और कोई भी लाइन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन मतलब कितने सॉल्यूशन डायरेक्टली? एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। यदि एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर डायरेक्टली कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है कि तीनों जीरो नहीं है। ये तीनों जीरो वाला केस तो यहाँ बनता है। इसमें दो ही केस है, या तो तीनों जीरो होंगे या तो नहीं होंगे, नहीं होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, ये नहीं है तो फिर वही है। तो ये चारों इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोले और मोर देन वन सॉल्यूशन बोले और नॉन जीरो सॉल्यूशन बोले, इन सब की एक ही केस है, डी को जीरो होना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप ये मान के चलो कि डिटर्मिनेंट के, अगर जेडब्ल्यू लेवल की बात करता हूँ, डिटर्मिनेंट के अगर 10 क्वेश्चन अगर मैं निकालो 2025 के पेपर में से, अभी भी चली रहा जेडब्ल्यू, 10 पुराने फर्स्ट अटेम्प्ट के 10 इस अटेम्प्ट के 20 अगर क्वेश्चन निकालो मैं, तो 20 में से 17 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के मिलेंगे, जिसमें आपको वर्ड होगा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन इन मतलब चार्ट बेसिकली क्वेश्चंस होंगे कि जहां पर आपको पहले से मेंशन कर दिया होगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, इसके ट्राइवियल सॉल्यूशन है, इसके मोर देन वन सॉल्यूशन, और कोई अननोन वैल्यू रख दिया जाएगा और वो अननोन वैल्यू आपको पता करना होगा। तो ढूंढना बहुत सिंपल है, क्योंकि एक अननोन वैल्यू अगर यहाँ के रखा है और मुझे बोला जाता है कि इसका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? 1 1 -1 2 -1 3 1 के -1 को किसके साथ इक्वेट कर लूंगा? जीरो के साथ। इसको सोल्व करो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये चेक करनी नहीं जाऊंगा, ये तो है ही, ये तो कंपल्सरी है। तो सिर्फ मुझे इसे नहीं चेक करना डी जीरो कब होगा, तो डी जीरो जब होगा तो मेरे को के की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट ये होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि नॉन ट्राइवियल होता क्या है, और वहां प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, फिर इसी में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बट कंसेप्ट ये चार्ट अच्छे से बस देख लो, कुछ नहीं पॉइंट समझ में तो वापस पूछ लो। ये d इज नॉट इक्वल टू जीरो वाले केस में ऐसा ही है ना कि हमारा d तो ऑब्वियसली जीरो के इक्वल नहीं है, पर हम जब dy dz वो निकालेंगे तो एक 0 0 0 वाला आएगा, इसलिए उनकी वैल्यू तो हमेशा जीरो ही आएगी, इसलिए फिर वैसे जीरो बाय समथिंग जीरो
सर dx dy dz तीनों अगर जीरो हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन हो, कैसे पता चलेगा? अच्छा ओके लेंगे अगर होमोलॉगस सीरीज में हमने z को k ले लिया, क्या आप लोग होमोजेनियस इक्वेशन में होमोलॉगस सीरीज होमोजेनियस उसमें अगर हमने z को k ले लिया और ये वाला फॉर्म से कंपेयर की तो आएगा z को k ले लिया हाँ वो वाला स्टेप किया इसमें बट यार ये स्टेप हमें कब करना था जब हमारा d 0 है dx dy dz जो है मेरे को चेक करना तो होगा कि नहीं होगा तो क्यों करते हैं अगर उसमें अगर जीरो आ गया हाँ आएगा m वगैरह वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं अगर आपको अगर इससे भी चेक करना है कि मैंने कुछ अगर आपने बता कि d 0 आया dx dy dz तो 0 हो गए अगर आप इसमें z को k लेके ये तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें मत सोचो चेक करना आप नॉर्मली अगर तो होमोजेनियस इक्वेशन होगा जिसका d भी 0 है dx भी 0 है dy भी 0 है dz भी 0 तो उसमें z को k लेके कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे और जो x और y की वैल्यू मिलेगी आपको उसको तीसरा पुट करोगे तो 100% सेटिस्फाई क्योंकि वहां पर नो सॉल्यूशन वाला कोई केस होता ही नहीं एक बार ये वाला equation ये जो लिखो वो तो जैसे कि d 0 है dx 0 है dy 0 है dz 0 है तो अगर चारों 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन और क्या वर्ड से आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हो डायरेक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जगह पर और क्या दे देना है अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इस तरीके से कंसिस्टेंट होगा अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब एक तो मैथमेटिकल वर्ड होता है उसको नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन ट्राइवियल यहाँ होता है यूनिक सॉल्यूशन का नॉन ट्राइवियल मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन है अब मोर देन वन सॉल्यूशन भी दे सकते क्योंकि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन के दो ही पॉसिबिलिटी या तो एक सॉल्यूशन देगा तो फिर डायरेक्टली एक्सप्रेस देगा तो मोर देन वन बोला है मतलब इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं और लास्ट वाला है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन ये जीरो सॉल्यूशन ये है तो ये नहीं है तो वो वाला है जैसे आप लोग को यहाँ पर दिया तो मुझे सिर्फ मेथड बताना कैसे करते हैं x plus 2y plus 3z equal to 3 4x plus 3y minus 4z equal to 4 8x plus 4y minus lambda z equal to 9 plus 2 आपको बोला है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन फाइंड द ऑर्डर पेयर लैम्डा एंड म्यू लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करोगे कहाँ से मिलेगा लैम्डा और म्यू आपने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो फाइंड द ऑर्डर पेयर ऑफ लैम्डा एंड म्यू d 0 सबसे पहले d को 0 ले लूंगा d को 0 ले लूंगा तो मुझे लैम्डा और म्यू का में इक्वेशन मिलेगा लैम्डा और म्यू एक ही इक्वेशन मिलेगा अभी तक और दो अननोन है सॉरी d मतलब d 0 लूंगा तो एक अननोन मिल जाएगा डायरेक्टली कौन सा लैम्डा 1 2 3 4 3 माइनस 4 8 4 माइनस पर यहाँ डायरेक्टली लैम्डा दोनों नहीं मिलेगा मतलब लैम्डा मिल जाएगा अब म्यू ढूंढने के लिए फिर हमें पता है कि d 0 होगा तो साथ में dx को भी 0 होना पड़ेगा dy को भी 0 होना पड़ेगा dz को भी 0 होना पड़ेगा तो फिर dx या कुछ भी अगर मेरे पास लैम्डा मिला होगा तो लैम्डा की वैल्यू रख दिया होगा और फिर dx में क्या करोगे 1 4 8 हटाओगे इसलिए पर किसको रिप्लेस करोगे 3 4 और 9 प्लस 2 को रिप्लेस करोगे और dx को क्या रिप्लेस करोगे 0 बोर्ड लेवल पर देखो ये बोर्ड लेवल में ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे तो आपके पास एक मार्टिन रूल होता है मार्टिन रूल मैट्राइसिस होता है उससे ज्यादा क्लेवर रूल है तो वहां पर लोगों को क्या पता है कि आप कौन सा अप्लाई कर रहे हो तो ये करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव को मतलब वही है कि इसमें घुमा फिरा के जैसे उसके बाद ही क्वेश्चन में 2022 का ये क्वेश्चन था 2023 में था x minus y plus z equal to 5 2x plus 2y plus alpha z equal to 8 3x minus y plus 4z equal to beta
बोला गया है कि दिस इक्वेशन इज एन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन इज एन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब और फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली अल्फा बीटा पूछ सकते थे ना, उसकी जगह घुमा के क्या पूछा है, भाई नीचे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें से अल्फा बीटा किसके रूट, हम खुद इक्वेशन बना लेंगे ना। हाँ, जैसे में अल्फा बीटा मिलेगा मुझे, तो अल्फा बीटा होगा तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आता है ना, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। कोई भी एक ऑप्शन से मैच कर जाएगा। वापस इसमें भी अगर वो अल्फा बीटा वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करूंगा, d0 अल्फा मिल जाएगा, है ना, अल्फा मिल जाएगा, फिर dx को 0 लूंगा तो बीटा मिल जाएगा। कभी भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब बीटा ये हो सकते हैं। तो फिर उसके सोल्यूशन क्या, अगर यहाँ पर ही बीटा दिया, सामने कांस्टेंट दिया, तो फिर d से आपको अल्फा बीटा का एक इक्वेशन मिलेगा, वैसे dx से भी तो अल्फा तो dx से भी मिलेगा, तो दो इक्वेशन लेके आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन है, बोला लेट द 3 डिजिट नंबर, लेट द 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट वन इज गिवन x17, सेकंड वन इज गिवन 3y6, थर्ड वन इज गिवन 12z। ये 3 डिजिट के नंबर है, राइट, वेयर x y z आर इंटीजर बिटवीन 0 and 9, x y z आर इंटीजर बिटवीन 0 and 9, be divisible by fixed integer k। ये तीनों नंबर कोई फिक्स इंटीजर k से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय k। कोई तो k ऐसा है जिससे ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। तो पूछा है x 3 1 7 6 z 1 y 2 is divisible by k square, a cube और none of this। ये तीनों नंबर अगर k से डिविजिबल है, ये डिटर्मिनेंट इस 4 ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होगा, कैसे करें? आपने कुछ रेंज कुछ बता रहे हैं, वो तो x y z इज बिटवीन 0 to 9, 0 to 9। अच्छा, k को कॉमन दे सकते हैं, नहीं अच्छा, आप लोगों का x17 ये 3 डिजिट का नंबर है, उसको लिखना आता है, अलग अलग लिखना होता है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 100 डिजिट है। हम क्या लिखते हैं, 7 प्लस 1 into 10 प्लस 1 into 100 लिखते हैं ना, तो बस हो गया ना। फिर तो क्या है, ये डिटर्मिनेंट में R2 इक्वल टू R2 प्लस 10 R3 प्लस 100 R2 कर लो, 100 R1 कर लूंगा, R2 प्लस 10 R3 प्लस 100 R1, तो क्या होगा, 7 प्लस 1 into 10 प्लस 100 into x, ऐसे आ जाएगा। तो उसकी जगह पर ये सेकंड होगा, पहला एलिमेंट x17 हो जाएगा। फिर इसको 6 प्लस 10y प्लस 300 वही होगा ना, 6 प्लस 10y प्लस 300, तो ये हो जाएगा 3y6, ये z
प्लस 20 प्लस 100 वही है z प्लस 20 प्लस 100, तो इसको क्या लिखूंगा? ये तीनों के तीनों किसके मल्टीपल है? ये तो क्या फॉर्म है? डिटरमिनेंट किससे डिविजिबल हो जाएगा? इसमें बस इतना था कि 3 डिजिट के नंबर को हम लिख कैसे सकते हैं, है ना? वो अगर उस टाइम पर अगर ध्यान में नहीं आएगा, क्लिक नहीं होगा, तो फिर ये क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तो कुछ भी हो सकता है। ये दिया हुआ है, इफ डेल्टा ऑफ आर equal to 2 raised to r minus 1, 2 times 3 raised to r minus 1, 4 times 5 raised to r minus 1. Second row is given alpha, beta, gamma. Third row is given 2 raised to power n minus 1, 3 raised to power n minus 1, 5 raised to power n minus 1. और बोला गया है सिग्मा ऑफ r equal to 1 to n डेल्टा ऑफ r की वैल्यू। डेल्टा आप लोगों का डिटरमिनेंट है, उसमें सिग्मा अप्लाई करना है। डिटरमिनेंट में हम कोई भी ऑपरेशन करते, कुछ कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई करना है, स्प्लिट करना है, रो का रो के साथ ऐड करना है, एक टाइम से एक ही के साथ होता है। तो जब सिग्मा भी लगेगा तो किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में भी लगेगा, ऐसा नहीं कि सबके साथ लग जाएगा सिग्मा। किसके साथ लगेगा? सिग्मा का वेरिएबल कौन है? R1। वो मेरी मर्जी है, मैं किसी में भी लगा सकता हूँ, बट किसके साथ लगाना चाहिए? फर्स्ट रो, क्योंकि इसका वेरिएबल कौन है? और यहाँ पर वेरिएबल कहाँ है? मतलब फर्स्ट में ही है, तो सिग्मा यहाँ लगाएगा तो सेंस ही नहीं है, तो सिग्मा कहाँ लगेगा? फर्स्ट रो में। मतलब इनडायरेक्टली सिग्मा डेल्टा आर का मतलब है ये दोनों को तो फर्क ही नहीं पड़ना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। सिग्मा यहाँ लगेगा, सिग्मा यहाँ लगेगा, सिग्मा यहाँ लगेगा। तो पहले ही हम लोग सिग्मा ऑफ 2 raised to r minus 1 को सोल्व कर लेते हैं। r की जगह पर 1 पुट करना चालू करूंगा, 1 से लेके कहाँ तक? n तक। तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म 2 raised to 0, फिर 2 raised to 1, फिर 2 raised to 2 कहाँ तक? 2 raised to n minus कौन सी सीरीज? जीपी के एडिशन की फॉर्मूला क्या होती है? ए मतलब फर्स्ट टर्म इनटू r इनटू कितने टर्म है इसमें? चालू कर क्या पेन करते हो? तो 2 raised to n minus 1 अपॉन r minus 1, तो क्या बचा? 2 raised to n। देखिए कि इसमें जब सिग्मा लगा रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 2 raised to power n माइनस। अब वो सिग्मा इसमें भी लगेगा, तो जब सिग्मा उसमें लगेगा तो सिग्मा ट्वाइस ऑफ 3 raised to r minus 1, 2 तो मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा? ये 2 बाहर, अंदर क्या होगा? 3 raised to 0 प्लस 3 raised to 1 प्लस 3 स्क्वायर कहाँ तक? 3 raised to वापस जीपी, वापस फॉर्मूला a इंटू r raised to power n minus 1 अपॉन r minus 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा? फिर वही सिग्मा यहाँ पर भी लगेगा, मतलब इसमें लगेगा, तो 4 इंटू सिग्मा ऑफ 5 raised to r minus 1, 4 मल्टीप्लाई में अंदर 5 की एचजीपी की सीरीज बन रही है ना? और उसमें जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, 5 raised to power n minus 1 डिवाइड बाय 5 minus 1 तो 4, ये 4। तो जब सिग्मा लगाया हुआ तो ये इसका आंसर क्या हुआ? 2 raised to n। इसका आंसर हुआ 3 raised to n। इसका आंसर हुआ तो कभी कभी सिग्मा अप्लाई करते हो या पाई अप्लाई करते हो, पाई मतलब
सिग्मा से पाई किया होता है, पाई का सिंबल का मतलब क्या होता है, डिविजिबल डिविजन। तो वो जो सिग्मा होता है या पाई होता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम में अप्लाई होगा। कहाँ अप्लाई होगा, तो जहाँ उसका वेरिएबल होगा वहाँ अप्लाई कर लो। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग ये सोच के बताइएगा। आपको बोला गया है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 और डिटर्मिनेंट का नाम सपोज A इज a 3/3 डिटर्मिनेंट। कितने एलिमेंट्स? और नो के नो एलिमेंट होंगे ना, A of I दे आर ऑलवेज बिलोंग्स टू 1 2 3। मतलब आपके सारे एलिमेंट इस चार्ज में से कोई एक लेना है। तो टोटल कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? मैं सारे एलिमेंट 1 2 3 4 में से कोई ले सकता हूँ। 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे? 4:9 बनेगा। दूसरों का PNC का भाई कितने एलिमेंट है? और हर एलिमेंट के लिए कितने चॉइस है? तो हर एक के लिए 4 चॉइस, तो 4 into 4 into 4 हाउ मेनी टाइम्स? तो कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? 4:9 ही तो बनेंगे, उतने सारे डिटर्मिनेंट बनेंगे। उस सारे डिटर्मिनेंट में से एक डिटर्मिनेंट ऐसा होगा तो सबसे बड़ी वैल्यू देनी, और एक ऐसा होगा तो सबसे छोटी वैल्यू देनी। उनके बीच का डिफरेंस तो आप ये ठीक, एक चीज तो पक्की, अगर मैं थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करता हूँ कि भाई डिटर्मिनेंट में कैसे कि एक रो का इंटरचेंज करता हूँ तो आंसर में माइनस का डिफरेंस है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 500 आ रही है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -500 ही होगी। मैं एक रो का इंटरचेंज कर दूंगा, है ना? तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, मैक्सिमम और मिनिमम का साइन ऑपोजिट होगी। तो जो आप सोच रहे हो 500 से भी 500 होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मिनिमम भी 500 मैक्सिमम भी 500, तो नहीं होगा ना। मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन ऑपोजिट होगा। तो मुझे तो बस कोई एक चीज पता करनी है, अगर मैक्सिमम भी मिल जाए तो मुझे मिनिमम पता है, या मिनिमम पता चल जाए तो मैक्सिमम भी पता है। बस आपको ये पता करना है कि 1 2 3 4 का यूज करके आपको 3/3 में, मतलब आपको बेसिकली क्या सोचना चाहिए कि मेरे पास 9 एलिमेंट है, उस 9 एलिमेंट में 1 2 3 4 में से कब क्या रखूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू। और एक काम करते हैं 3/3 तो चलो 9 एलिमेंट्स, 2/2 का एक बार करते तो ये सेम क्वेश्चन, 2/2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 15।